चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन कहाँ तक हुआ था? हमने रूल्स पढ़े थे कि ऐसा नहीं है कि आप मनमानी चलाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देयर आर सर्टेन रूल्स, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। क्लियर? उसके बावजूद भी मैं काफी लोगों की नोटबुक में देख पा रहा हूं उन्होंने स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाई है। इधर वाले में पाई बॉन्ड है नहीं राक्षस, उधर वाले में पाई बॉन्ड ले आया तू यहाँ पे, फिर बाद में रिवीजन के टाइम पर कंफ्यूजन आएगा। आइए अब ठीक है, वापस लौटेंगे। अभी तक जो बातें हुई थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें थियोरिटिकल थी, मतलब कि ध्यान रखने वाली बातें थी। किसी की कोई बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं चमकी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बातें करेंगे। अब आता है मेन पॉइंट कि सर अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है, ये तो मुझे अभी तक भी नहीं पता चला है। देखिए वैसे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां मुझे भी नहीं पता होगा कि रेजोनेंस है या नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री कैसा है, इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। अगर आप जानते हैं तो आप बता पाते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं बता पाते। अब बात आती है अगर नीट और जेई की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें रेजोनेंस है या फिर नहीं है, तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए सिलेबस डिफाइन किया गया है कि आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा सकती, जो सिलेबस में उन्हीं की बातें होंगी। तो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहेगा कि कब रेजोनेंस होता है और कब रेजोनेंस नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक रहेगा कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूरा पढ़ने के बावजूद भी आंसर नहीं कर पाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपने रेजोनेंस को ठीक से नहीं पढ़ा है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस, कि भाई अगर आपको ये वाले केसेस दिखाई दे जाएं तो आप कह देना कि उसमें रेजोनेंस है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि रेजोनेंस आपको कब कब देखने को मिलेगा। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे और मुझे ध्यान से सुनेंगे। देखिए रेजोनेंस, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या दिखाई दे जाता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो आप बोल देना कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। अगर आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है तो आप बोल देना कि यस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस, मींस उस मॉलिक्यूल की आप एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, अगर आपके सामने कभी भी आ जाए पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम्स, ऑन एडजेसेंट एटम्स, और ये सारे केस हम पढ़ेंगे। नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम्स, ऑन एडजेसेंट एटम्स। यानी कि अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर क्या है, लोन पेयर, अब समझिए उसमें रेजोनेंस है। ठीक है, या फिर एक पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और बाजू वाले पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो आप समझिए वहां पर भी क्या है, रेजोनेंस। और तीसरा केस जो हमारे लेवल पर बनता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, कैसा, पोलर पाई बॉन्ड। तो ये नीट जेई मेंस जेई एडवांस में आने वाले केसेज होते हैं। या तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपका रेजोनेंस का तो मॉलिक्यूल में क्या पाया जाएगा, कॉन्जुगेशन, या फिर ये वाला केस होगा पॉजिटिव चार्ज और बाजू में क्या होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज और बाजू में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर पोलर पाई बॉन्ड। तो पोलर पाई बॉन्ड वाला तो अब आपको देखो एक केस समझ में आ गया। जैसे आपसे पूछे बताओ फॉर्मल्डिहाइड में रेजोनेंस है कि नहीं है, आप बोल दोगे है, बिकॉज इट कंटेन्स पोलर पाई बॉन्ड। अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो आप इसकी कितने लुईस स्ट्रक्चर बना दोगे, दो। इस प्रकार से बॉन्ड को तोड़कर एक वाले में
तो नॉर्मल रहेगा और एक में आपका पोलर पाई बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ देना है, मोर ईएन की तरफ। तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड के एटलीस्ट 2 लुईस स्ट्रक्चर तो आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपके सामने आ जाए कौन, एसीटोन, कौन आ जाता है, एसीटोन, और आपसे पूछता है बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज हैविंग रेजोनेंस बिकॉज इट कंटेन्स पोलर पाई बॉन्ड। तो पोलर पाई बॉन्ड वालों में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। पोलर पाई बॉन्ड को किधर तोड़ देना है, मोर ईएन की तरफ। तो मोर ईएन पर आ जाएगा नेगेटिव। आप जानते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए हैं, ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो जो केसेस मैंने लिए थे वो आपके सामने अब निकल कर आ रहे हैं। और हम केवल रेजोनेंस को इतना सोच रहे थे, इतना सा रेजोनेंस है, नहीं, रेजोनेंस तो इसके अलावा भी है। पर ये तो वो केसेज है जो एनसीईआरटी डील करता है, समझे। तो अब आप देखो रेजोनेंस, अगर कॉन्जुकेशन है तो भी रेजोनेंस है, अगर कॉन्जुकेशन नहीं है तो भी रेजोनेंस है। हम इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये तो एक सिंपल सा केस था पोलर पाई बॉन्ड वाले, सुलझ गए। अब ये जो केस हैं इनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कौन से वाले केसेस, कॉन्जुकेशन। क्योंकि सर आपने लिख तो दिया, पर यकीन मानिए मुझे तो ये भी नहीं पता कि कॉन्जुकेशन होता क्या है। तो पहले ये वाले केस डील करेंगे, फिर ये वाले केस डील करेंगे, और ये वाले केस तो मैंने डील कर दिए कि पोलर पाई बॉन्ड होते ही बोल देना क्या है, रेजोनेंस। क्लियर। तो वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहां तक छापेंगे और फिर हम बात करेंगे कॉन्जुकेशन की। दोस्तों ध्यान से समझना पड़ेगा कॉन्जुकेशन को, बिकॉज इसी से ही एरोमेटिसिटी लिंक्ड है। अगर हमें यह ढंग से समझ में आता है तो आगे की सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान। चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करते रहें। आइसोमेरिज्म के मॉड्यूल कंप्लीटली सोल्व कर लें। कॉन्कर 1 वालों ने कर लिया, उनका डिस्कशन भी हो गया है। कॉन्कर 2 वाले बच्चे हैं, उनका भी डिस्कशन हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि ऑप्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मली बच्चे को दिक्कत आती है, समझ में आ जाता है उसको, पर चीजें याद नहीं आती। तो उसका एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल टाइम वीडियो लेक्चर देखना नहीं, ये गलत है। हम क्या करते हैं, रोज जाके उसी लेक्चर को फिर से देखते हैं, तो ये हमारी हैबिट में आ जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक आपका क्लास के अंदर जो फोकस करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, कि घर जाके दोबारा से देख लूंगा। तो नहीं देखना है दोबारा से, नोटबुक पढ़नी है। नोटबुक में नहीं समझ में आया सर, तो फिर हम किस लिए हैं। जिस चीज को समझने में आप 1.5 घंटा वापस देते हैं, मास्टर के सामने जाके वो 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाती है। सुलटा दिया है। तो मेन जो है इसमें कॉन्जुकेशन वाला पार्ट रहेगा। कॉन्जुकेशन है तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, रेजोनेंस, सीधी सी बात है। कॉन्जुकेशन के बिना भी मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, रेजोनेंस। और ये दोनों एग्जांपल जो दोस्तों मैंने उठाए हैं, यकीन मानिए दोनों किसके हैं, एनसीईआरटी के। आने के बाद बताने का फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुलटा दिया है भाई, लिखेंगे थोड़ा फास्ट ना। लिखिए कॉन्जुकेशन में, कॉन्जुकेशन लिखिए। conjugation occurs conjugation occurs conjugation occurs conjugation occurs whenever conjugation occurs whenever there is at least three parallel, whenever there is at least three, whenever there is at least three parallel, whenever there is at least three parallel p or d orbitals, p or d orbitals, p or d orbitals on
adjacent atoms, on adjacent atoms, on adjacent atoms। कॉन्जुकेशन की ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि कॉन्जुकेशन आपको दिखाई देगा अगर कम से कम कि एडजेसेंट 3 एटम्स के ऊपर क्या होने चाहिए, पैरेलल p या फिर पैरेलल d, डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। आइए, ये तो हो गई लैंग्वेज की बात, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कब होगा कॉन्जुकेशन। क्लियर? मान लीजिए एक आपके सामने एटम x है, एक एटम y है और एक एटम z है। ये देखो लगातार 3 एटम हो गए कि नहीं हो गए, x का एडजेसेंट y, y का एडजेसेंट z, z का एडजेसेंट y और y का एडजेसेंट x। तो आप लगातार 3 भी कह सकते हो या फिर एडजेसेंट बोल दो, एक ही बात है। अब देखिए, अगर मान लीजिए x के ऊपर p ऑर्बिटल है, y के ऊपर भी क्या है, p ऑर्बिटल, और z के ऊपर भी क्या है, तो लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ गए कि नहीं आ गए। पैरेलल का मतलब अगर ये py है तो इसके पास भी py होना और इसके पास भी py होना, तो आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ क्या है, कॉन्जुकेशन। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कॉन्जुकेशन। सिंपल सा मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। कई बार p की जगह d भी आ जाता है। तो आप देखिए लगातार लगातार 3 एटम आपके पास कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन पर पैरेलल p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। मान लीजिए सर हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस प्रकार से, यहां पर x है, यहां पर y है, यहां पर z है और यहां पर w है। क्लियर? ये एटम्स हमारे पास हैं। x के पास भी p ऑर्बिटल है, y के पास भी p ऑर्बिटल है, z के पास नहीं है, फिर w के पास p ऑर्बिटल है। तो बताइए इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? नहीं। देखिए कोई भी ऐसे 3 एडजेसेंट एटम नहीं है जिन पर लगातार p हो। भाई x पर है ओके, y पर है ओके, लेकिन फिर z पर नहीं। लगातार 3 एटम होने चाहिए जिन पर पैरेलल p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। तो अगर इस मॉलिक्यूल में मुझसे पूछा जाए कि कॉन्जुकेशन है या नहीं है, तो आई विल से देयर इज नो कॉन्जुकेशन। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई कॉन्जुकेशन नहीं है, मतलब आपको फिर इस टाइप के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कॉन्जुकेशन पर डील कर रहे हैं और हम पहले ही जान चुके हैं अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है तो रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर मैंने वर्ड्स में लिखवाया है, नीचे मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अभी आज लगभग इसी पर ही हमारी चर्चाएं रहेंगी, कॉन्जुकेशन पर ही। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। चलिए आइए वापस से पेन डाउन करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्जुकेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्जुकेशन, तो चीजों को यहां पर और आसान बनाया गया है। कॉन्जुकेशन की अगर बातें करें तो इसको और भी आसान बनाया गया। पेन सभी के डाउन होने चाहिए, मैं आपको हर बार कहता हूं और ये बहुत अच्छी बातें हैं। क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मेरी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं होनी और मुझे चिल्लाने की जरूरत, आराम से समझ में आना चाहिए। चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए, सीखते हुए प्रोसेस एकदम स्लो होना चाहिए। ठीक है? तो कॉन्जुकेशन दो टाइप की हो सकती है, यानी कि आपको दो ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां पर लगातार कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चा पहचान नहीं पाता इतना भी। तो आपको बता रहा हूं कॉन्जुकेशन के दो केस आपके सामने बनते हैं। एक बनता है पाई p कॉन्जुकेशन। क्या बनता है? पाई p कॉन्जुकेशन। क्लियर? दूसरा आपके सामने बनता है पाई पाई कॉन्जुकेशन। क्या बनता है? पाई पाई कॉन्जुकेशन। यानी कि अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे केस लेकर आ जाऊंगा कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही, साफ दिखते ही पता चलेगा इसमें कॉन्जुकेशन है या नहीं है। इसमें वन बाय वन हम डील करेंगे और सबसे पहले हम डील करने वाले हैं कौन सा, पाई पी कॉन्जुकेशन। सबसे पहले हम डील कर लेते हैं पाई पी कॉन्जुकेशन। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए।
मान लीजिए आपके सामने एक सिस्टम है इस प्रकार से एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, क्लियर। और इससे नेक्स्ट एटम है जेड, क्या है, जेड। अगर जेड के ऊपर पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, कैसा है, पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो अब यहां पर कॉन्जुकेशन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ गया। यानी कि पाई से नेक्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कैसे आ जाएगा, तो दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। आप देखो इधर एक्स एंड वाई के बीच में आप बताओ क्या है, पाई बॉन्ड। और आप ही बताइए पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल पी ऑर्बिटल से, सही बात है कि नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बन रहा है। तो आप समझिए अगर एक्स और वाई ने पाई बॉन्ड बनाया है तो एक्स पर भी पी ऑर्बिटल है और वाई पर भी पी ऑर्बिटल है। क्या बात समझ में आई। तो देखो लगातार कितने पी ऑर्बिटल आ गए हैं बच्चे, कितने आ गए हैं। और बताओ अगर जेड पर भी क्या मिल जाए, पी, तो ऑटोमेटिक कॉन्जुकेशन हो गया कि नहीं हो गया है। तो लगातार 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल हो गए कि नहीं हो गए, तो कॉन्जुकेशन हो जाएगा। मतलब जेड के पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल, क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल। मैंने कई बार कहा है मैं इसको पी बोल दूंगा या फिर मैं क्या बोल दूंगा, प्योर पी ऑर्बिटल, क्या बोल दूंगा, प्योर पी ऑर्बिटल, एक ही बात है। जब पी बोल रहा हूं या प्योर पी बोल रहा हूं एक ही बात है। या फिर इसको और क्या कह सकता हूं, अनसेड पी ऑर्बिटल, क्या कह सकता हूं, अनसेड पी ऑर्बिटल। और बताओ क्या कह सकता हूं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, क्या कह सकता हूं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है। अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने कॉन्जुकेशन देखने का मिलेगा। अब ये जो पी है ना, ये पी होना चाहिए, सब चलेगा दोस्तों। मतलब अगर ये पी वैकेंट है तो भी चलेगा, मतलब खाली है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। आप समझिए कॉन्जुकेशन की कंडीशन ये है कि लगातार 3 पी होने चाहिए। तो ये पी फील्ड, हाफ फील्ड, वैकेंट जैसा भी है चलेगा। मतलब ये वैकेंट है तो भी चलेगा। अगर ये पी आपका कैसा है, हाफ फील्ड है बच्चे, तो भी चलेगा। और अगर ये पी कैसा है आपका, फुल्ली फील्ड है, तो भी चलेगा। कंडीशन ये है, बस ये पी होना चाहिए, कंडीशन ये है ये पी होना चाहिए। अब चीजें और सिंप्लीफाई होती जाएंगी, क्योंकि बच्चा ये भी नहीं पहचान पाता है कि इसके पास पी है या नहीं है। तो पाई पी कॉन्जुकेशन के भी वो केस बना दिए जाएंगे कि जहां आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके पास पी है या नहीं है। क्लियर, ध्यान से सुनिए वो केसेस आप लोगों के सामने क्या क्या होते हैं। मान लीजिए आपके सामने यही सिस्टम मैं दोबारा से लिख देता हूं, एक्स एंड वाई के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और जेड एटम है। तो जेड एटम पर नॉर्मली क्या आ जाए, या तो रेडिकल आ जाए, या फिर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव। तो ये कॉन्जुकेशन बन जाता है। यानी कि इसी को आप कहते हैं पाई के आगे रेडिकल, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव। आगे बात समझ में। तो ये वाले केस बनते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने ये आने लगता है। एक्चुअली ये तो एक जुगाड़ होता है, रियलिटी तो ऊपर लिखी हुई है। तो अब इन्हीं केसेस को हम वन बाय वन डिटेल में डील करेंगे कि कब पाई से आगे पी मिल जाएगा आपको। तो उसमें पहला केस आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज पाई बॉन्ड। क्या मिलता है, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुकेशन, इन कॉन्जुकेशन। कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आपको कॉन्जुकेशन में देखने को मिल सकते हैं। और वो कब मिल सकते हैं, जब आपके सामने पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो आप समझो उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है। पाई से नेक्स्ट एटम पर कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन सर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि पाई से नेक्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। अब आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो, क्योंकि बच्चे आप नहीं पहचान पाते हैं कई बार कि उसके पास पी है या, तो ये जुगाड़ है कि अगर पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझ लो 3 पी पैरेलल हो गए हैं। आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं और समझाता हूं डिटेल में। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, sp, can you tell me the hybridization state of this carbon,
कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? sp2। आइए, अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो आप बताइए उसके पास कितने p बच गए हैं? दो। दो प्योर p हैं जो मिक्सिंग में नहीं गए। आइए, अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कितने p बच गया है? p टोटल कितने होते हैं? 3, px py pz। sp का मतलब एक p गया है, sp2 का मतलब दो p गए हैं। और दोस्त, अगर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है तो उसके पास p बचा है कि नहीं बचा है? अगर p नहीं बचा है तो फिर वो कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता। कोई भी एटम कॉन्जुकेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो प्राइम कंडीशन है उसके पास p होना। और दोस्तों, आंखें खोलो और ध्यान से देखो बोर्ड पर। क्या इस कार्बन के पास p है? क्या इसके पास p है? और क्या इसके पास p है? तो बन तो गया। लगातार लगातार कितने पैरेलल p ऑर्बिटल? 3। और डायग्राम से समझा देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ज्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड एंगल्स का भी ध्यान रखूंगा। आप जानते हैं, अगर आपका कार्बन या कोई भी एटम sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों एटम्स में क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। तो दोस्त, पाई बॉन्ड तो किससे बनता है? पैरेलल p ऑर्बिटल से। तो बताइए इन दोनों ने क्या बना रखा है? पाई। लगातार कितने p पैरेलल आ गए? 2। और बताओ, कार्बन कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, हमने पहले या दूसरी क्लास जीओसी में पढ़ा होगा कि इसके पास क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल। और मैंने बोला था यही p ऑर्बिटल की वजह से ये हाइपर करेगा, इसी की p की वजह से ये रेजोनेंस करेगा, इसी p की वजह से ये बैक बॉन्डिंग करेगा। तो आप देख लीजिए, लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर मुझसे पूछे क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, आई विल से यस, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस। और एग्जामिनर डेप्थ में जाएगा तो अलग अलग सवाल पूछेगा, बोलेगा बताओ इसमें कितने पैरेलल p ऑर्बिटल हैं? तो बताइए कितने हैं? 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। जो उसका मन करे ना, जितना डेप्थ में जाके पूछे, पूछने दीजिए, हमारे लिए फायदे की बात है। कचरा साफ हो जाएगा। कचरा, क्योंकि जो सरफेस पे पढ़ते हैं पाई के आगे पॉजिटिव, उनको पता ही नहीं कि अंदर की कहानी क्या चल रही है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। आपको कितना भी कम चमके लेकिन नीट का क्वेश्चन निकल जाएगा। मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रहती है। मैं उन कोच में से हूं, अगर 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है बच्चे को तो 15 या 20 किलोमीटर की प्रैक्टिस करवाओ। जब वो 15 से 20 किलोमीटर का स्टेमिना 10 किलोमीटर में लगाएगा तो जो दौड़ ही 10 किलोमीटर रहे हैं उनको तो साफ कर देगा। क्योंकि फाइनल्स में अक्सर परफॉर्मेंस गिरकर आती है, उभर कर नहीं आती है। इसलिए ड्रास्टिक कंडीशन पर प्रिपेयर करते हैं। हाँ, ये दोनों तो सेम होंगे ही होंगे बेटा। भाई पाई बॉन्ड तो पैरेलल में बनता है, मान लेते हैं ये पी वाई, तो ये भी क्या होगा? तो ये कार्बन भी जानबूझकर कौन सा रखेगा? आप बताओ, पी वाई। जानबूझकर कौन सा रखेगा? क्यों? क्योंकि अभी बताऊंगा, कॉन्जुकेशन जब भी मॉलिक्यूल में होता है तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। कॉन्जुकेशन होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस। और लास्ट क्लास में हमने पॉइंट लिखा था, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग होता है। तो कोई भी क्यों चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी ना बढ़े? हर कोई चाहेगा। आप जानबूझ के तो क्वेश्चन फाइनल पेपर में गलत करोगे नहीं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया था, चलो सोचा एक नेगेटिव दे देता हूं। तो हर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो लगातार 2 पी तो आ चुके थे। अब आप सोच सकते हो सर इसके पास तो पी वाई की बजाय पी जेड या पी एक्स भी तो हो सकता है, पर वो क्यों रखेगा? जब वो पी वाई रख सकता है, कॉन्जुकेशन में आ सकता है। तो पाई से नेक्स्ट एटम पर पी होना चाहिए बस। वो पी हाफ फिल्ड है तो भी चलेगा, फुल्ली फिल्ड है तो भी चलेगा, और इवन वैकेंट है तो भी चलेगा। जैसे इस बार कार्बन के पास जो पॉजिटिव वाले कार्बन है, इसके पास पी कैसा है बताओ? वैकेंट। हमें पी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। सुलटा दिया है? जल्दी जल्दी सुलटाएं भाई, बहुत छोटा सा बोर्ड है ये।
जितना समय मैं नहीं लगाता उससे ज्यादा समय आप लोग लगाते हैं। व्हाइट बोर्ड पहले था, उसकी आप देख सकते हैं कितना बड़ा रहा होगा, यहां से लेकर वहां तक लगभग ये कितने बोर्ड आ जाएंगे? 3। तो स्पीड 1.5 टाइम तो हो जाएगी, एटलीस्ट बता रहा हूं मैं आपको। सुलटा दिया है। और बच्चे की भी स्पीड बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि अभी तो ऑप्शन रहता नहीं लिख पाए, घर जाके फिर ऑनलाइन खोल के बैठ जाता करने उसमें तो ऑप्शन ही, तो ऑप्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगेगी। हम कंडीशंस के हिसाब से चेंज होने लगते हैं। पहले दिन जब कोटा रहे थे, घर वाले छोड़ के गए थे, तो ऐसा लग रहा था 2 दिन बाद शायद हम निकल ही जाएंगे, नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर। और अब घर वालों का फोन भी नहीं उठाते। ये कहने घर वाले करते ही नहीं है। तो पहले क्या होगा, तुमने उठाया नहीं होगा तो घर वाले भी समझ गए कि अब इनको हमारी कोई खास जरूरत है नहीं। बदल गए ना सिचुएशन के हिसाब से। तो जब स्पीड मास्टर की ज्यादा होगी तो बाय डिफॉल्ट बच्चे धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप समझिए चीजें क्या हैं। चीजें ये हैं, क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है? तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आ गई कि हम पाई के आगे पी नहीं पहचान पाते थे। पाई तो पहचान लेते हैं, पर जेड पर पी है या नहीं ये नहीं पहचान पाते थे हम। अब हमें और शॉर्ट ट्रिक मिल गई कि भाई पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो उसके पास पी है, आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत ही। तो मॉलिक्यूल में क्या है? कॉन्जुकेशन। और मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है मतलब रेजोनेंस है। और रेजोनेंस है मतलब मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनेंगी। तो सर एक तो आपने बना दी है। आप बताइए अगर इसमें रेजोनेंस है तो इसकी लुईस स्ट्रक्चर एक से ज्यादा तो होनी, तो दूसरी कौन सी होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, और वो दूसरी हम कैसे बनाएंगे? आइए अब हमारा पूरा ध्यान उसी पर ही रहेगा। सभी के पेन वापस से क्या होने चाहिए? डाउन होने चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने है पाई बॉन्ड और इससे नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लियर बच्चे? इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली बता चुका हूं, एलाइल कार्बोकेटायन। समझते जाइए, ये क्या है आपका? एलाइल कार्बोकेटायन। अब इसकी जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि दूसरी लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो सिंपल सा फंडा है, पाई बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज की साइड से, किस साइड से? बिल्कुल जीरो लेवल, प्लस वन पढ़ाते हैं ऐसे बता रहा हूं, जिसने कभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आना चाहिए। पाई बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज की साइड से ऐसे लिख दो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। एस फॉर स्टार्ट, ई फॉर एंड। पाई बॉन्ड से जब नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव। तो पाई बॉन्ड पर इस साइड से, पॉजिटिव की साइड से क्या लिखो? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। जब आप दूसरी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे इस मॉलिक्यूल की, तो कैसे सोचना है? ये जो आपका पाई बॉन्ड है क्या है? ये पाई बॉन्ड यहां से खिसक कर इन दोनों के बीच में चला जाएगा दूसरे आपकी लुईस स्ट्रक्चर में। और दो लुईस स्ट्रक्चर्स को किससे अलग किया जाता है? इस एरो से। दिस इज द एरो ऑफ रेजोनेंस। अगर ये दो स्ट्रक्चर्स के बीच में लगा है तो आप समझिए वो एक ही मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। ये देखिए इस प्रकार से, यहां पर तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बताइए पहले इस कार्बन के कितने बॉन्ड थे? 3, इसलिए कैसा चार्ज था? लेकिन अब इसके कितने हो गए? 4, तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब। लेकिन अब इस कार्बन पर फोकस करो, इसके अभी कितने थे? 4, लेकिन पाई बॉन्ड आपने तोड़ के इधर बना दिया, तो अब इसके कितने हो गए? 3, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाई देने लगेगा। यानी कि अगर मैं आपको याद करवाने के लिए बताऊं तो ऐसे बोलते हैं हम, पाई से आगे नेक्स्ट एटम पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। यानी कि डबल बॉन्ड पर जहां ई लिखा हुआ है वहां प्लस बना दो, पाई को किधर खिसका दो? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव को कहां बना दो? जहां डबल बॉन्ड पर आपने ई लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही एलाइल कार्बोकेटायन है, दोनों ही एलाइल कार्बोकेटायन है। मतलब एलाइल कार्बोकेटायन की दो लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आ गई है। अब मेन पॉइंट है, आप बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रियल और हाइपोथेटिकल? कहता है ये दोनों ही आपकी इमेजिनेशन में है, रियल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है।
जैसे आपने यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाया है, इनफैक्ट ऐसा कुछ होता ही, ये आपको लगा कि एक में पाई बॉन्ड यहां है, दूसरे में रेजोनेंस करके यहां चले गए। अब आते हैं तो फिर सर रियल मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा? रियल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। मान लीजिए इसका हमें क्या बनाना पड़ जाए? रेजोनेंस हाइब्रिड। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हमें बनाना पड़ जाए तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले नॉर्मली रेजोनेंस में पाई बॉन्ड सी इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नॉर्मली बोला, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देखो, जिनकी कोई पोजीशन नहीं बदली एटलीस्ट वो तो पहले बना लो। और पोजीशन किसकी नहीं बदली है इलेक्ट्रॉन्स में? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुए? सिग्मा। केवल कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है? आंखें खोलो और देखो, पाई, बाकी तो कोई इन्वॉल्व ही। तो कहता है सिग्मा बॉन्ड आप ऑलरेडी बना लीजिए। अगर आप हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो ये दो सिग्मा बॉन्ड आपने बना लिए हैं। जी हाँ, पक्का। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, पहली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। पहली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड कहां पर है? इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो कहता है इस प्रकार से आप यहां पर क्या बना दें? पाई बॉन्ड। इन डॉट्स का मतलब है कि यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो ना तो कंप्लीटली सिंगल है और ना ही कंप्लीटली डबल है। आइए मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बढ़ना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एक्स और वाई के बीच में कितना बॉन्ड है? तो आप बोलोगे एक सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए एक्स और वाई के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तो आप बोलोगे दो बॉन्ड है यहां पर। लेकिन दोस्त अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स एंड वाई, तो अभी कितना बॉन्ड है? एक। और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से मैं लाइन बना देता हूं, इस प्रकार से। तो ये जो आपकी लाइन होती है ना, इस प्रकार की लाइन, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ना तो कैसा होता है कंप्लीटली सिंगल और ना ही कंप्लीटली डबल। अब आप देखो एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड तो कैसा है? सिंगल, 100% सिंगल है। और दूसरे पर आपने डॉट बना रखा है, मतलब वो 100% आपका बॉन्ड नहीं है। तो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड यहां पर कितना है? 1 से ज्यादा और 2 से। तो ये डॉटेड लाइन जो आपके सामने आती है, ये पार्शियल बॉन्ड को इंडिकेट करती है। क्या करती है? पार्शियल। मतलब एक्स और वाई के बीच में अगर मुझसे बॉन्ड्स पूछे तो मैं बोलूंगा एक से ज्यादा और दो से कम है। अब समझो, कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल से तो ज्यादा और डबल से कम है रियल मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपने यहां पर पाई बॉन्ड देखा, ठीक है। आप इधर देखो कैसा है? पाई बॉन्ड नहीं है, छोड़ दो। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां पाई बॉन्ड था, हमने हाइब्रिड में केवल क्या बना दिया? वहां पर डॉट डॉट डॉट। अब दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, देखो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पाई बॉन्ड कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर। तो इन दोनों एटम्स के बीच में क्या बना दो? इसी प्रकार से। आप समझो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इन दोनों के और एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इन दोनों के, लेकिन डबल बॉन्ड है तो कितना? एक ही। या तो इन दोनों के बीच में या तो, इसका मतलब है कि कभी डबल बॉन्ड यहां है और कभी डबल बॉन्ड यहां है। मतलब कंप्लीटली डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। ये बता रहा है हाइब्रिड कि रियल मॉलिक्यूल में कहीं भी पूरा डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। अब बताओ पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर आप ऐसे बनाएंगे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज किस पर है? इस कार्बन पर। तो यहां पर भी क्या बना देंगे? पार्शियल। एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज द रियल मॉलिक्यूल। सो रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का है, काम का नहीं है। लेकिन आपकी ये प्रॉपर्टीज सारी समझा देता है। ध्यान से समझिए क्या समझा रहा है। ये आरएस कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज केवल इसी कार्बन पर है। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर है? दो कार्बन पर है। तो हाइब्रिड भी तो यही कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर है? दो कार्बन पर है। इसका मतलब चार्ज की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। चार्ज को जब भी एटम शेयर करेंगे, मतलब चार्ज जब भी एक से ज्यादा एटम पर जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए आप कहते हो दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज एक पर नहीं, एक से ज्यादा एटम्स पर है, इसलिए ये स्टेबिलिटी में ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पाई बॉन्ड भी आपके इन दोनों के बीच में है, कहीं पर फिक्स नहीं है। तो ये हाइब्रिड है।
कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहता है कि डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में है और कहीं है ही, ये कह रहा है कि नहीं नहीं डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में और कहीं है ही, लेकिन रियल मॉलिक्यूल कहता है कि नहीं डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो आपने क्या कहा, अच्छा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यूं यहां से चलकर यहां चले गए होंगे, नहीं, क्योंकि ये जो आपने बनाया है वो इमेजिनरी है। आपको लगा होगा कि चलकर चले गए, लेकिन रियली में तो वैसे ही था मॉलिक्यूल। तो अब आप सोचो, आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अब ये तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने यही स्ट्रक्चर्स देखी हैं, बल्कि रियल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि नाम का है, काम का नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड दे देना तो एक रिएक्शन नहीं होनी हमसे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड मात्र किसका है, नाम का, काम का नहीं। अभी मैं इस पर और भी बातें करूंगा। तो ये आपने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड एक और बन सकता है। क्या बन सकता है, एक और, ध्यान से सुनिए। मैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, 2-2 3-3 साल ड्रॉप पर हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती बच्चों को, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। फिर कैसे सीखेंगे रिएक्शंस को, देखिए यहां पर क्या लिखोगे, स्टार्ट, यहां पर क्या लिखोगे, पाई के आगे पॉजिटिव, तो कैसे रेजोनेंस करवाना है, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड। तो आप देखो ये वाली क्या बनकर आ गई है, रेजोनेटिंग। आप गौर से देखो, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसी है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, उससे आगे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। और समझाने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज है। सही बात है कि नहीं है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे की, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। आरएस, आरएस का मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं बोलना। क्या आप बोलोगे सर मेरे को तो दोनों एक जैसी दिख रही हैं लेकिन हैं, तो जो एक जैसी दिखें उन्हें इक्विवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट। अगर आपकी आरएस कैसी बन जाती हैं, इक्विवेलेंट, तो हाइब्रिड को थोड़ा और तरीके से भी लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, पहला स्टेप तो सेम है। पहली आरएस में पाई बॉन्ड बताओ किन दो कार्बन के बीच में है, यहां पर, यहां बना दो। दूसरी आरएस में बताओ यहां पर, तो यहां बना दिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कितने एटम शेयर कर रहे हैं, दो, तो आप हाइब्रिड में अब मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हो। अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो +1/2 इस पर, +1/2 इस पर, कि टोटल चार्ज को ये दोनों कार्बन इक्वली शेयर कर रहे हैं। ये तभी दिखा सकते हो, देखो यहां पर डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से ज्यादा 1 से कम होता है। पर यहां पर हमने साफ मैग्नीट्यूड दिखाया है चार्ज का। चार्ज का मैग्नीट्यूड तभी दिखाओगे जब आपकी बनी हुई सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो, इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो आप ये मैग्नीट्यूड दिखा नहीं सकते, अगर इक्विवेलेंट है तो मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने क्या बनकर आ गई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से बनाइए फिर आगे बढ़ेंगे।
ये मैंने जो भी बोला वो लिख दिया है। पाई बॉन्ड कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? एट द एंड पॉइंट ऑफ डबल बॉन्ड, सीधा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब तक आप पेन चलाकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। एलाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है? मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक से ज्यादा एटम शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब भी पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन बदलने लगे इसका मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। जब भी चार्ज को एक से ज्यादा एटम शेयर करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप जो स्टेबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं ना, विच केटाइन इज मोर स्टेबल, विच केटाइन इज लेस स्टेबल, वो आपको आएंगे नहीं कंफ्यूजन। बच्चा रट लेता है, उसको नहीं पता कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे करता है, क्योंकि चार्ज ऐसा होता है जो डिस्टेबलाइज करता है किसी भी। आप जानते हैं न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। इसका मतलब चार्ज को जितना ज्यादा आप सेपरेट करोगे, जितना फैलाओगे, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। और फैलेगा कैसे चार्ज? जब जितने ज्यादा एटम शेयर करेंगे। शेयरिंग से प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है मुझे नहीं पता, पर जी हां, शेयरिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये मुझे पता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज को एक नहीं दो एटम शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सुलटा दिया सभी नहीं? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। यहां पर एक्स और वाई का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। यहां पर और यहां पर इन बिटवीन 1 एंड 2 1.5 बोला, गर्दन तोड़ दूंगा। कुछ भी बोल देते हो। किसने बोला कि ये 0.5 बॉन्ड बताता है? इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। धर लेगा एग्जामिनर तुमको। हमने डॉटेड लाइन का मतलब बताया है बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में। ये कहां बोला कि 0.5 है? ये तो आपने सोचा है ना, नहीं सोचना है भाई। ये भी आएगा ना। बताओ रेजोनेंस किसने किया है? पॉजिटिव ने। तो बना भी क्या है? यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव चार्ज ही, लेकिन बनता कहां पर है? डबल बॉन्ड के। तो जिनको बिल्कुल कमजोर हैं वो इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुलटा दिया है। आइए अब एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब अपनी जगह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जब चार्ज रेजोनेंस में आ जाए तो इस टाइप के चार्ज को हम बोलते हैं डी लोकेलाइज्ड। जब आपका चार्ज को एटम शेयर करना शुरू कर दें तो डी लोकेलाइज्ड। तो आप कह सकते हो दिस पॉजिटिव इज डी लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब एक ही जगह पर फिक्स, डी लोकेलाइज्ड का मतलब जगह बदल रहा है। तो जब आपके एटम्स चार्ज को शेयर करना शुरू कर दें, यानी कि शेयरिंग हो रही है अगर चार्ज की, तो वो चार्ज कैसा कहता है? कहलाता है डी लोकेलाइज्ड। क्लियर? चलिए आइए अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। रफ नोटबुक में बना लीजिए दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। गलत बना दीजिए दोस्तों, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नहीं बनाएंगे तो उससे अभी मुझे दिक्कत है, पेपर में आपको होगी। बिल्कुल बेसिक से बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है या नहीं है? कैसे पहचान लेते हो तुम? ये रहा पाई और इससे नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, इतने से तो पहचान गए ना। तो सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे बताओ? पाई बॉन्ड पर इधर क्या लिखोगे? स्टार्ट पॉइंट। यहां पर अच्छा, स्टार्ट किस साइड लिखना है डबल बॉन्ड पर? पॉजिटिव की साइड से। पक्का? अब आपका फंडा क्लियर है। कैसे रेजोनेंस कैसे करवाना है बताओ? पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर।
तो बताओ इस मॉलिक्यूल की आपने अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी कि नहीं बना दी? बना दी। क्लियर? आगे बनाओ। क्या फिर से रेजोनेंस हो रहा है? तो दोस्तों क्यों नहीं हो रहा है? पाई बॉन्ड के आगे फिर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से कैसे करवाओगे? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। बताइए पाई बॉन्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा? पाई बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। तो ये आपके सामने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज को कितने कार्बन एटम्स ने यहां पर शेयर किया है? 1 2 3। तो अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अगर मैं इन दोनों केटाइंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं, क्या बोला? दोनों केटाइंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं, तो इस पॉजिटिव को भी रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन कितनी बार डिलोकलाइज होने का मौका मिला? और इसको कितनी बार? तो कौन से पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई? क्लियर? रटने की जरूरत थी? हम फालतू में रट्टा मारते रहते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, या लिख देते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। बच्चे को चमक नहीं रहा हो क्या रहा है? अरे रेजोनेंस होने का मतलब उस चार्ज को एक से ज्यादा एटम शेयर कर रहे हैं, मतलब उसकी स्टेबिलिटी अब ज्यादा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। अब देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, पाई बॉन्ड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो पाई बॉन्ड किसकी तरफ गया? एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द डबल बॉन्ड। तो जो बिल्कुल जिसको नहीं आता वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। फिर एक पॉइंट और लिखा है, पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा रेजोनेंस कर रहा है? तो अगर यहां पॉजिटिव है तो अगली आरएस में भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के रेजोनेंस करने से पॉजिटिव ही बनता है। आप बताइए क्या इसकी सभी आरएस इक्विवेलेंट है? तीनों आरएस इक्विवेलेंट है? सर कैसे पहचानूंगा? मिरर मिरर नहीं रखना, आंखें तो इस्तेमाल में लो ना। ये और ये एक जैसी दिख रही हैं? इसमें किनारे पर है पॉजिटिव चार्ज और इसमें, इसका मतलब इसकी सारी आरएस इक्विवेलेंट। अगर सारी आरएस इक्विवेलेंट नहीं है तो ऐसे आप चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखा सकते, डेल्टा से दिखाओगे हाइब्रिड के अंदर। तो क्या आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए तैयार हैं? तो ये लीजिए हम बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? आप बताइए सबसे पहले कौन से बॉन्ड बना ले दोस्तों? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मली रेजोनेंस में। अब इधर ध्यान दो सभी। बताओ पहले वाले में पाई बॉन्ड कहां कहां है? पहली आरएस में। तो आप बोलोगे सर पहली आरएस में यहां पर क्या है? पाई बॉन्ड। और कहां पर है? यहां पर क्या है? पाई बॉन्ड। दूसरी आरएस में कहां कहां है पाई बॉन्ड? सर यहां पर है पाई बॉन्ड, जो कि हमने पहले ही बता दिया। ओके। फिर कहां पर है? यहां पर, जो कि हमने अभी तक नहीं बताया है। सही बात है। अब चलो तीसरी पे। सर यहां पर है पाई बॉन्ड, जो कि ऑलरेडी बताया। ओके। और यहां पर है, क्या ये बताया गया है? नहीं। तो यहां पर भी आप इस प्रकार से दिखा दें। तो ये तो मतलब पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन से ऐसे दिखाए जाते हैं। पहली आरएस में पॉजिटिव चार्ज किस पर है? किनारे वाले कार्बन पर। तो यहां पर दिखाओ पार्शियल। दूसरी आरएस में पॉजिटिव चार्ज किस पर है? इस कार्बन पर। तो यहां पर दिखाओ पार्शियल। और तीसरी आरएस में पॉजिटिव कहां है? यहां पर। तो यहां पर दिखाओ पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन एटम्स ने शेयर कर रखा है, और ये कह रहा है ये पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन एटम्स ने शेयर कर रखा है। और चार्ज की शेयरिंग जितनी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। अब आप समझो, एक टाइम पर मैंने क्या बोला था? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल दो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दो, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, क्योंकि रियल मॉलिक्यूल इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही तो बनाया है। इसलिए इनको कई बार कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल दिया जाता है। बताओ ये रियल या हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। रियल या हाइपोथेटिकल? रियल या हाइपोथेटिकल? बट दैट वन इज। तो क्या मॉलिक्यूल के एक सिंगल स्ट्रक्चर से लिखा जा सकता है? हाँ, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं होता है। क्या आप नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए तैयार हैं? पक्का हाइब्रिड बना दिया है? बना दीजिए हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट,
पहले इसका केटाइन का नाम बताओगे आप सभी मुझे? बता दिया आपने। बेंजाइल कार्बो, पहले दूसरे लेक्चर में बताया था एलाइल यूनिट, बेंजाइल यूनिट, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। बनाइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रफ में बनाइए भले ही, पर बनाना पड़ेगा आपको। घुमा दिए सारे पाई बॉन्ड एक साथ, एक टाइम पर एक ही घुमाना है। कुछ लोग एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उलझ जाते हैं, चार्ज पता नहीं कहां चला गया उनका, चलते चलते चार्ज भूल जाते हैं, कुछ चलते चलते पाई बॉन्ड ही भूल जाते हैं। और इंतजार कर रहे हैं कि रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन ऐसे समझ में थोड़ी आएगी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन का। एंड आई विल से दिस इज स्टेबल इंटरमीडिएट, इट विल रिक्वायर्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस द रिएक्शन विल बी फास्ट। कैसे कनेक्ट करोगे जब आप स्टेबिलिटी ठीक से नहीं जानते हो? जब पिछले दो क्वेश्चंस में आरएस मैंने बनाई तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं आगे पढ़ा दूंगा, और जैसे मैंने कहा कि आरएस बनाइए तो उसी पर ही बना रहे हैं, उसी पर ही मिटा रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल को ऐसे बैठे देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल खुद बोलेगा कि अगली आरएस क्या बनेगी। कितना मत घूर मुझे, मैं बताता हूं क्या करना है तुझे। कितनी आरएस बनी? 5। 4 बनी है, और जोर लगाओ, 5 बन जाएंगी। इधर देखिए सभी, अब सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, एक भी बच्चा नोट नहीं करेगा, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए ये क्या है आपका पाई, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, अपना काम हो गया, यहां पर कॉन्जुकेशन है। अब कैसे चलते हैं अपन? यहां पर लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट, यहां पर लिखते हैं। अब बताओ अगली आरएस कैसे बनाते हैं? पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द, सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। बताइए कोई बड़ी बात थी? कुछ लोगों ने बना दिया है बीच में ये एरो नहीं बनाया, तो इन दोनों को कैसे रिलेट करें? ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, मतलब ये दोनों ही क्या है? बेंजाइल केटायन, दोनों ही बेंजाइल केटायन है। ये दो स्ट्रक्चर हमने सोची है कि ऐसा हो सकते हैं ये। क्लियर? अब फिर से देखो दोस्तों, आंखें खोलो, ये क्या है? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? तो फिर से स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर आप लोगों के सामने डबल बॉन्ड, और यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर फिर से आपका क्या था? डबल। बाकी को मत छेड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ सारे पाई बॉन्ड घुमा देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। फिर देखो ये क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड, और ये क्या है? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आ गया है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इससे आगे, इससे आगे अगर आप आंखें खोलोगे और अगर आपके पास आंखें हैं तो आप पहचान लोगे ये क्या है?
और उससे आगे पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज घूम के फिर से उसी कार्बन पर लौट आया है। इसका मतलब ये क्या है, डीलोकेलाइज, घूम रहा है, आप देख रहे हो। ये बन गई आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चा कह रहा है नहीं नहीं बनाई तो मैंने भी यही है, पर 5 नहीं है सर, ये 5 नहीं है, पहली और 5वीं तो एक ही है। वो आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट है। आंखें खोलो और देखो, इसमें यहां पर क्या है और इसमें यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। ये दिख एक जैसी रही हैं लेकिन ये एक नहीं है। अगर इनफैक्ट आप यहां पर मिरर रख दोगे तो आखिरी वाली दिखाई देगी। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट आरस है। सेम टू सेम कहानी किसके बीच में है, सेकेंड और फोर्थ। गौर से देखो, तो ये भी इक्विवेलेंट हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो बताइए कितनी आरस बन गई बच्चों हमारे सामने, 5। क्लियर। अब बनाते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी तक जितनी भी आपने स्ट्रक्चर बनाई ये रियल है कि हाइपोथेटिकल, ये तो हमने सोचा है कि मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है, पर रियल मॉलिक्यूल तो कुछ अलग ही होता है। भाई ऐसे देखकर तो ये लगता है इसका मतलब तो सर बेंजाइल केटायन को किसी एक स्ट्रक्चर से बना ही नहीं सकते, कुछ ये बनाएंगे कुछ वो बनाएंगे कुछ वो बनाएंगे और कुछ वो बनाएंगे, बनाया जा सकता है, बट दैट विल बी द हाइब्रिड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ए मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आया, क्योंकि 5 तो आपने ही बना दी। क्या एक स्ट्रक्चर से दिखाया जा सकता है, हाँ, पर दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप बताइए क्या बना लेते हैं दोस्तों पहले से ही, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली आपके रेजोनेंस में नहीं जाते। अब आइए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 4 है, और ये कौन सी है, 5। पहली वाली आरस में बताओ डबल बॉन्ड कहां पर है, पहली वाली आरस में डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के बीच में है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में है, और इन दोनों के बीच में। पहले में डबल बॉन्ड की पोजीशन यही है। अब बताइए दूसरे में डबल बॉन्ड कहां है, सर इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया है। यहां तो हमने पहले ही दिखा दिया। नेक्स्ट वाले में सर यहां पर भी क्या आ गया है, डबल। उससे नेक्स्ट वाले में सर यहां पर भी क्या आ गया है, डबल। उससे नेक्स्ट वाले में सर यहां पर भी क्या आ गया है, डबल। तो जिन जिन के बीच में डबल बॉन्ड रहा है वहां डॉटेड लाइन दिखा दो। अब बताओ पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज कहां है, इस कार्बन पर, दूसरे वाले में इस कार्बन पर, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, और 5 में फिर वही पहुंच गया है। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज इज delocalized, means it is shared by more than one atom। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कैसा है, delocalized। और बताइए delocalized का मतलब मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस। इसी को हम डीलोकलाइजेशन कह देते हैं, जब एटम्स सॉरी जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज अपनी पोजीशन बदलता हुआ नजर आए। नीट 2013 में, नीट 2013 में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई एरोमेटिसिटी पर। दोस्तों वो क्वेश्चन हम सर लोग जो हैं वो बच्चों को समझा लेते हैं, पर खुद को समझ नहीं आया है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम बच्चे को तो समझा लेते हैं, क्योंकि बच्चा तो वही बात मानेगा जो मैंने बोली है, क्योंकि उसके आगे का पता ही नहीं बेचारे को। इसका मतलब बच्चे को हम कन्विंस कर लेते हैं कि थर्ड आंसर है, लेकिन किसी मास्टर को समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है उसके अलावा भी उसको आता है। बच्चा नहीं करता है, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो सर ऐसा सोचा वैसा सोचा, केमिस्ट्री में सोचा नहीं जाता, मालूम होना, कई बार कह चुका हूं। अगर आपने सोचा तो ये आपकी पहली गलती है। केमिस्ट्री में आप एमबीबीएस करने के बाद आपने सोचा ये दवाई दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा, और वो निकल लिया। कोर्ट में आप क्या जवाब दे रहे, मैंने सोचा, तो जज बोलेगा फिर 5 साल क्या किया, ये काम तो कोई और भी कर सकता था सोच के दवाई देने वाला। तो 5 दवाई लिया था कि चलो ये देके देखते हैं क्या होगा। तो केमिस्ट्री में मालूम होना चाहिए। आइए, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेमिंग की। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जो आज तक ना तो जेई मेंस ने पूछा था ना जेई एडवांस ने पूछा था। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आकर क्वेश्चन फ्रेमिंग की। उस कॉन्सेप्ट को फिर जेई एडवांस ने रिपीट किया 2015 में।
नीट जब 2013 और 16 में आया था ना, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आया था, तगड़े क्वेश्चंस के साथ आया था, निपटा दिया था बहुत सारे टीचर्स को। अब इसमें मैं बात करता हूं कि कितने p ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में है, कितने p ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में है। उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हम पहले से भूमिका बना रहे हैं। अब आप उससे 2013 का क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू है। अब उसके कॉन्सेप्ट पहले से डिलीवर कर रहा हूं मैं, समझिए इस बात को। यहां पर बताओ क्या है? पाई बॉन्ड। यहां पर भी क्या है? पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। आप बताइए पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनते हैं? पैरेलल p ऑर्बिटल। तो इन दोनों ने क्या बनाया हुआ है? पाई। फिर देखो क्या है? सिंगल। फिर क्या है? पाई बॉन्ड। तो यहां पर फिर से क्या बन गया है? फिर क्या है? सिंगल। और फिर क्या है? पाई। तो ये तो कहानी हो गई रिंग के अंदर की, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब ऐसे पाई बॉन्ड बने होंगे। आप बताइए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास भी क्या है? p ऑर्बिटल। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स, या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, पैरेलल p ऑर्बिटल्स। बताइए कितने पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर? अभी भी लोग 6 बोल रहे हैं। आंखें खोलो, नहा के आया करो। एक तो तुम लोग पहले दूसरी क्लास में नींद में रहते हो, या तो काउंटिंग में दिक्कत है। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? और ये p पैरेलल नहीं है। अगर ये p इस p के पैरेलल नहीं होता तो रेजोनेंस ही पैरेलल है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7। ऐसे कुछ क्वेश्चन उठाया था उसने कि बच्चा क्या करता है, पाई बॉन्ड घुमा तो लेता है पर उसको रियलिटी मालूम ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन। बताइए कितने p ऑर्बिटल हैं कॉन्जुगेशन में? सारे ही हैं, सारे ही पैरेलल हैं, तो कॉन्जुगेशन में तो होगा ना। तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन 7। अगला क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ delocalized, number of delocalized pi electrons, नंबर ऑफ delocalized pi electrons। आप बताइए कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं? क्या इस पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली? यस, बदल के वहां गया, मतलब ये डिलोकलाइज्ड है। क्लियर? क्या इस पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली? जी हां, ये बदलकर यहां गया, मतलब डिलोकलाइज्ड है। क्या इस पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली? जी हां, इसका मतलब ये भी डिलोकलाइज है। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन बदली है? 3। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। और एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और इसमें भी, और इसमें भी, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सर ये बेटा ये कैसा है बताओ? वैकेंट। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता तो फिर हम इसको भी काउंट करते। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम बताओ क्या लिखोगे? नाम इधर सभी का ध्यान, इसका नाम क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपीन। और अगर मैं यहां से H हटाकर पॉजिटिव बना दूं तो डबल बॉन्ड वालों से H हटता तो क्या आता है? इनाइल केटाइन। तो इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोप्रोप। अगर इन लिख देता तो ये बन जाता, पर मैंने तो वहां से क्या हटाया है? H, और क्या लगाया है? पॉजिटिव। तो साइक्लोप्रोपीनाइल केटाइन। कार्बोकेटाइन भी कह सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगले का नाम बताओ एक बार मुझे जल्दी से। कितने की रिंग है? 7 की। तो क्या रहेगा? साइक्लो। हेप्ट या हेप्टा? कितने पाई बॉन्ड हैं? तो ये आपके सामने रहेगा, सीधा लिख देता हूं, हेप्टा ट्राई इन या इनाइल, इनाइल केटाइन। और बेटा इसका बहुत ही पॉपुलर नाम है ट्रोपिलियम केटाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रोपिलियम केटाइन। ये स्टेबिलिटी में काफी का पापा निकलेगा, मतलब खतरनाक स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये दोनों ही।
बिकॉज बोथ कंटेन्स एरोमेटिसिटी। आगे पढ़ेंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, अभी तो केवल आपको इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। सुलटा दीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों, जल्दी का मतलब जल्दी। लेक्चर नंबर 1 सब अच्छे से रिवाइज करके आएंगे कि जब सेकेंड पीरियड एटम बॉन्ड बनाते हैं, कितने बॉन्ड पर कितने लोन पेयर चार्ज के साथ क्या क्या कुछ रहता है, वो सब अच्छे से रिवाइज करके आएंगे आप लोग। जब भी नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पूछे तो जितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है मल्टीप्लाई बाई 2। कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में थे? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर वो पाई है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। सुलटा दिया है दोस्तों। अब सुलटाया है क्या? अभी देखो हम कहां पर आए? जुगाड़ पर आए। जुगाड़ पर सर हम समझे नहीं। एक्चुअली रियलिटी तो क्या थी कि अगर पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? पी ऑर्बिटल, तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन। फिर हमें लगा कि नहीं, शायद बच्चा नहीं पहचान पाता कि पी कब है, तो हमने उसको केस बनाकर दिए कि पाई से आगे कैसा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव। तो आप समझ लो पी आ गया है और रेजोनेंस हो गया है। पर ये कई बार रायते की तरह फैलेगा, और जब जब फैलेगा तो आपको चीजों का पता भी चलेगा और एकदम ऑथेंटिक लेवल पर जाकर बातें करेंगे कि हमें रटना ना पड़े। सुलटा दिया है। तो ये तो आपको घर से सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में ही। दोस्तों क्या करना है आपको? अब तो आप एक्सपर्ट हो ही चुके होंगे, क्लियर। अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, ठीक है। कि सर आप तो आप बताइए स्टार्ट एंड ऐसा बनाएंगे कि आप में भी रेजोनेंस करवा देंगे। बनाइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, ये तो कहना एकदम गलत है कि नहीं बनेगी। ये तो बहुत गलत है। ये मतलब आप रटा हुआ आंसर दे रहे हैं। याद है आपको पिछले साल की कुछ बातें? मैं समझ रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस। कल कुछ और बता के गया था तुम, आज हमको कुछ और बता रहा है। कल मैंने ये नहीं कहा था कि रेजोनेंस है, या मैंने बताया था कि ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। क्लियर? आप समझिए सबसे पहले, क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? तो जवाब है बिकॉज देर इज पाई पाई कॉन्जू। हमने आपसे रेजोनेंस नहीं पूछा है, हमने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है। और अगर जब आप बनाएंगे तो आपसे कुछ गलती हो सकती है, वो गलती बता रहा हूं क्या है। बच्चा एकदम बढ़िया तरीके से चिल्ला के आया, ऐसे पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग खर्च नहीं किया उसने, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ा है। और उसने यहां पढ़ा स्टार्ट पॉइंट और यहां पर एंड पॉइंट, और बोला ये तो हो गया। सर ने ही तो बोला था पाई किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कहां पर आएगा? एंड पॉइंट। मुझसे ये सवाल किया है इसने, इसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सुलटा दिया।
ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब उसका दिमाग खराब है, फिर सोच रहा है पाई के आगे पॉजिटिव, सही तो है, तो गड़बड़ कहां हो गई है? आइए आपको बहुत सारे गड़बड़ बताते हैं। इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बना दिए हैं? और 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। और आप बताइए सेकेंड पीरियड में ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो नहीं। इसीलिए कहा था मैंने कि रेजोनेंस आपका हाइपोथेटिकल जरूर है, पर आप कुछ भी बनाएंगे ये बर्दाश्त नहीं है। तो सर इसका मतलब तो आपने हमको जुगाड़ बताया कि पाई के आगे पॉजिटिव, और मैंने तुरंत अप्लाई किया और मैं तो सुलझ गया। यस, ये जुगाड़ ही है कि पाई के आगे पॉजिटिव। तो फिर आपने हमें हकीकत क्यों नहीं बताई? हकीकत से शुरुआत की थी, पर तुम लोगों को डाइजेस्ट। मैंने बोला था पाई से आगे पी होना चाहिए, पी होना, तभी कॉन्जुकेशन होगा, तभी डिलोकलाइजेशन होगा, तभी चार्ज डिलोकलाइज हो पाएगा। अगर आपके बेसिक क्लियर होते तो आप कभी ऐसी बेवकूफी ना करते। मतलब समझाओ कैसे बेसिक क्लियर होते। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? स्टेरिक नंबर बताओ कितने सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा प्लस 0 मतलब sp। इसका मतलब नाइट्रोजन पर तो p है ही। कहा है पाई के आगे पी? पाई के आगे पॉजिटिव जरूर है, लेकिन पाई से आगे उस पर पी तो कॉन्जुकेशन नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा है? लोकलाइज्ड। ये आपका शेयर नहीं किया जा सकता, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब हम कई बार क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हुआ तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 हो जाएंगे, तो रेजोनेंस करवाएगा क्यों? ये बना रहा है, इसका मतलब तो तेरे बेसिक ही क्लियर, उससे पहले पता हो जाना चाहिए था कि नहीं यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है। आइए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहां पर एनसीईआरटी चैप्टर अमीन्स में दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। पक्का? जी हां, एनिलीन से बनता है एनिलीनियम आयन। आप बताइए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या ख्यालात है? ये देखो गौर से देखो दोस्तों, ये क्या है? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो जनता को तो लग रहा है सही जुगाड़ बैठ रहा है, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव आएगा एंड पॉइंट पर। लेकिन आप बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम? तो 4 सिग्मा साफ दिख रहे हैं तुमको, और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, तो इस पर p नहीं है दोस्त। जिस भी एटम पर चार्ज है अगर वो क्या करना चाहता है? रेजोनेंस, p होना चाहिए। लेकिन इस नाइट्रोजन पर p, क्योंकि p कितने होते हैं? 3, px py pz, और तीनों तो मिक्सिंग में चले गए, तो कोई प्योर तो बचा ही नहीं है। इसका मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। ये वो स्टूडेंट है जो लॉजिकली पढ़ रहा है। क्लियर? अब एक स्टूडेंट देखो समझते सब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा इस प्रकार से समझ रहा है कि पाई के आगे पॉजिटिव रेजोनेंस करवा दे, और तूने रेजोनेंस अगर करवा दिया तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। पहली बात तो तू ये गलती कर ही नहीं सकता। क्लियर? इसका मतलब तो बेसिक अपने क्लियर ही, तो गलती करने के बाद बताया जा रहा है कि देखो गलती हो गई है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जो कि सेकेंड पीरियड के केस में कभी हो ही नहीं सकता, तो ये वैलिड आरएस नहीं है। अब फंसेगा कहां बच्चा? फंसेगा तब जब स्टेटमेंट वाले आएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, इन एनिलीनियम आयन पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। सही या गलत? रेजोनेंस में नहीं है पॉजिटिव। स्टेटमेंट नंबर 2, बिकॉज नाइट्रोजन हैज नो p ऑर्बिटल। बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो धरे का धरे रह गया जिसने पढ़ा था पाई के आगे। अब वो कह रहा है ये कैसी बात, और 2025 में यही हुआ लोगों के साथ, क्योंकि तिगड़मबाजी को एकदम एग्जामिनर साइड कर देता है। ये हमने निकाला है पाई के आगे पॉजिटिव, तो ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। फिर जब नहीं हुआ तो बता दिया कि देखो 10 बॉन्ड
10 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हालांकि जवाब आप इससे पहले ही जानते थे। अब बच्चा 1.5 शाना है, मास्टर अगर शाना तो बच्चा 1.5 शाना कि भाई साहब ऐसे नहीं करने देंगे अपन पॉजिटिव। मान लीजिए PH3 आ गया, अब बताओ पॉजिटिव के बारे में क्या ख्यालात है? क्या ये कॉन्जुकेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बोलेगा नहीं, नाइट्रोजन पर भी ऐसा ही था। इसमें आप भूल रहे हैं, फॉस्फोरस आपका 3rd पीरियड का है, इसको कहीं कोई दिक्कत, इसके पास डी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? डी अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ऊपर वालों में दिक्कत है। नोट कीजिए जल्दी से। तो पाई के आगे पी के ही केसेस आप लोगों के सामने लेकर मैं आ रहा हूं। देवी जी आपने फिर एक पाई बॉन्ड कम कर दिया है। ये नहीं करेंगे भाई, ब्रेकफास्ट करके आएंगे आप। कभी एटम खा जाते हो, कभी पाई बॉन्ड खा जाते हो, कभी सिग्मा बॉन्ड खा जाते हो। और कार्बन को तो बिल्कुल भी मत खाना, कैंसर कॉजिंग होता है। सुलटा दिया है सभी ने। तो जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके पास p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर वो पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं कर सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेसिक है, आप समझिए ये बेसिक है। और आप पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, ये तो बहुत अलग बात हो जाती है। और जेई एडवांस सबसे बेसिक पूछता है, इतना बेसिक पूछता है कि बच्चा ही नहीं जानता है। इसलिए आप देखना जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एक बात कहते हुए मिलते हैं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली नीट या जेई क्रैक। तो बच्चे को ये नहीं पता चलता बेसिक कौन से होते हैं। ये था बेसिक, किसके पास पी नहीं है, ये होते हैं बेसिक्स। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड एंड रेडिकल इन कॉन्जुकेशन, यानी कि इस बार पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या आ जाए? रेडिकल। तो वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्जुकेशन। आइए दोस्तों, पहले इसका नाम बता दो, इस रेडिकल का नाम क्या है? इसका नाम है एलाइल रेडिकल। पहली दूसरी क्लास में सारी बातें बता चुका हूं मैं। दिस इज एलाइल रेडिकल। दूसरा, आप मुझे इस रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। हालांकि मैं बता चुका हूं सारी बातें, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हैं चीजों को। अगर आपके सामने फ्री रेडिकल है तो आप बता सकते हैं यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? सो दिस कार्बन इज sp2। बताया कि नहीं बताया? ये भी बताया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? p ऑर्बिटल। और ये p कैसा है आपका? ये है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। p का मतलब प्योर p, अनसेड p, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये रेडिकल की कहानी होती है। आप गलत जवाब ना दें, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। ये बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? डेफिनेटली sp2। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? sp। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ईच कार्बन स्टिल हैव ए p ऑर्बिटल। अगर sp3 हो जाता तो p बचता ही नहीं। अब आपको मैं समझाता हूं ऑर्बिटल डायग्राम से, ध्यान से सुनते जाएंगे। sp2 का मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको लगेगा कि ये सर ऐसे तिरछे विरछे बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ताकि 120 का बॉन्ड एंगल मेंटेन कर सको। आइए ध्यान से सुनिए दोस्त, क्या इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है? तो पाई बॉन्ड बिना पैरेलल पी के तो बना ही, ये रहा पाई बॉन्ड। और क्या इस कार्बन एटम पर पी है, लेकिन वो पी कैसा है? हाफ फिल्ड है। क्या लगातार 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल आ चुके हैं? तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है। अब देखो, जिस एटम पर रेडिकल है वो पी ऑर्बिटल रखे हुए हैं। तो ये है मेन फंडा। अब आपको जुगाड़ बताया जा रहा है कि पाई के आगे क्या आ जाए?
रेडिकल, तो समझ जाओ पी आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो ये आप लोगों के सामने हो गया। अब इसकी लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी वो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए। घर जाके जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ की हैं, आप वापस से ड्रॉ करेंगे रफ नोटबुक के अंदर। नहीं बन रही, कोई दिक्कत आ रही है तो आजू बाजू वाले से एक बार पूछेंगे। क्लियर? वो भी अगर कंफ्यूज है या उसको भी आपने वापस कंफ्यूज कर दिया है तो दोनों मिलकर मुझसे पूछेंगे। कई बार होता है ना, एक को समझ में आ गया था, दूसरे ने डाउट पूछा, पता चला उसको भी डाउट आ गया। फिर वो अगली बार बताता ही नहीं है कि नहीं 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 नहीं, तू खुद तो कंफ्यूज है, मुझे और कर देता है। अगर आप किसी को नहीं क्लियर कर पा रहे, इसका मतलब आपको भी चीजें क्लियर, आपको याद करवा दी गई वो बातें। सुलटा दिया है। ब्लू कलर ही लेना तुम, नो सर वालों, राक्षस कलर कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं। अब तो सुलटा दिया होगा। आइए अब हम बनाएंगे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे। सेम पॉइंट, यहां पर आपके सामने क्या है, एलाइल रेडिकल। क्लियर? तो वही स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। बताओ स्टार्ट किधर लिखोगे, कौन से डबल बॉन्ड के कार्बन पर स्टार्ट लिखोगे, इस वाले पर, किस वाले पर, रेडिकल की साइड से। तो यहां पर क्या लिखोगे, स्टार्ट, और यहां पर क्या लिखोगे, एंड। सही बात है कि नहीं? अब बताओ कैसे करना है। देखो यहां पर इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। पिछली बार वाले में दिक्कत क्या थी कि भाई लोगों उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। ये देखो, ये जो था ये तो एकदम वैकेंट था। तो अगर ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आना, क्योंकि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ही आ गए। लेकिन अब वाला केस अलग है, वो कहता है कि नहीं नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, मेरे पास अपना है, तू अपना लेकर आ जा। तो बताइए यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो बताइए किन दो के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब बताइए इधर वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था इसमें, बोलेगा मैं अपना वापस ले लेता हूं अगर तुम दोनों ने बॉन्ड बना लिया है। ये देखो रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा। कहां पर बनेगा, एंड पॉइंट पर। बन गया आप लोगों के सामने। तो बताओ दिस रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट, यस, बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और बताइए अगर अपन बात करना चाहें हाइब्रिड बनाए तो कैसे बनाओगे हाइब्रिड। पहले वाली आरएस, दूसरी वाली आरएस को गौर से देखो, सिग्मा में कोई चेंज। बताओ पहली वाली आरएस में पाई बॉन्ड कहां पर है, इन दोनों के बीच में। दूसरी वाली आरएस में इन दोनों के बीच में। बताओ पहली वाली आरएस में रेडिकल यहां पर, दूसरी वाली आरएस में रेडिकल, एंड दिस इज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हमारे सामने बन गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर? तो एक रूम वर्क आपके लिए और देकर जा रहा हूं, इसकी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल। अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी बच्चे। अब आप समझिए कि ये आपके रिएक्शंस में काम आने वाला है। अगर इसमें हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हम रिएक्शंस में सुलटते हुए नजर आएंगे। और इस पर अगर हमने पकड़ मजबूत बना ली तो आप देखना लोग परेशान रहेंगे और तुम्हें लगेगा कि कुछ है ही, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, तो सब सिंपल चीजें हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।